Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus Dilwalon Ki Chocolate. So yes, PSL is going on and going on strongly. अलग-अलग venues जो हैं they are unveiling and they are there. लाहौर का वेन्यू हुआ अनवील कल, जब लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए और अनवील होते ही लाहौर कलंदर्स ने ऐसी कारकर्दगी दिखाई कि लोगों का दिल टूट गया। मगर दिल लाहौर का ज़्यादा इसलिए नहीं टूटा बिकॉज दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी से बाबर आजम जो हैं वो रन्स में नजर आए। उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स का ये होम ग्राउंड जो है वो पार्शल होम ग्राउंड समझा जाता है, इस वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स आज अपने होम पे खेलेगी कराची किंग्स के अगेंस्ट। इसके हवाले से भी बात होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ पाकिस्तान और भारत के माबैन हैं, उसमें भी खेलें एक मरतबा से फिर निगाहों में हैं। और कहीं अरशद नदीम को मदऊ करने पर नीरज चोपड़ा को भारतीय मीडिया निशाने पर ले रहा है और कहीं पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भारत में दिखाए जाने पर पाबंदी के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। किस तरीके से इसका पाकिस्तान सुपर लीग को नुकसान हो सकता है, फिर इसमें भारत की तरफ से दो तरफ़ा या बाहमी सीरीज़ के हवाले से भी इजहार ख्याल हुआ। इंडियन मीडिया ने उसको भी रिपोर्ट किया है। और ये जो मौजूदा हालात हैं जिसमें क्रू की बात की है कि जो अमला है ब्रॉडकास्टर्स का वो साथ नहीं होगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आने वाले दिनों में ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करते रहेंगे। मैचेस के साथ साथ पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब। ये जो भारत में अगर PSL के मैचेस नहीं दिखाए जाते हैं तो इससे किस हद तक नुकसान हो सकता है और इसका हल क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस तरफ जाना चाहिए? फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये करना चाहिए कि एक सॉर्ट ऑफ लेटर ऑफ डिस्प्लेयर लिखें ICC को और उसकी कॉपी मेंबर्स को भेजें कि जो एक कवेटेड बॉडी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसमें एक ऐसा मुतनाज़ शख्स उसकी तैनाती की गई है जो दुनिया की जिस जगह सवाल उठा रहे हैं जयशाह पर। बिल्कुल, और ये कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, इनका बोर्ड भी कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये पॉलिटिकल हो चुके हैं। जो आपसी क्रिकेट के या स्पोर्ट्स के मामलात होते हैं वो सियासत से मुबर्रा होते हैं। ये शायद OIC में कभी ऐसी हरकत ना करें, लेकिन क्योंकि ये एक हॉली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ICC कहते हैं, लिहाजा अब ये ICC को भी बीच में लेकर आ रहे हैं कि हम जो हमारी ICC के इवेंट्स होंगे उसमें भी हम शिरकत नहीं करेंगे, तो ना करें। देखें, हाँ, ये भी बात हमारे इस बोर्ड ने पूरा मौक़िफ़ तो नहीं लेकिन पौना मौक़िफ़ जब अपना लिया। आपने चले चैंपियंस ट्रॉफी करा ली, वैसे तो होना तो ये चाहिए था कि अगर आप नहीं आते तो आप ना आए, लेकिन क्योंकि हमारा रिसेंट पास खासतौर पर ज़कात शरीफ साहब ने काफ़ी डैमेज किया जब वो वहाँ पे चले गए, कच्चे धागे से खिंचे वहाँ पे चले गए। वहाँ पर इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। हम उससे नफरत नहीं करते। अब देखें ना, सवेरा पाशा हो या मीरब हो, आपकी जो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट है उसमें आप ज़रूर इंडियन प्रीमियर लीग को शामिल कर लेते हैं, मैचेस डिस्कस करते हैं खुले दिलों से। हमें कोई कैलस नहीं है, हमें कोई एहसास कमतरी नहीं है। आज मुझे हमारे केबल ऑपरेटर ने बताया कि हमें ऑर्डर किया गया है कि आप IPL के मैचेस दिखाने बंद कर दें। टिट फॉर टैट होना चाहिए। इट्स अ टू वे ट्रैफिक। जहाँ तक इंडिया के दीगर मामला है उस पर तो आपका चैनल है वो काफ़ी ताबड़तोड़ किस्म के प्रोग्राम कर रहा है, धुआंधार किस्म के, और लोगों को काफ़ी एजुकेट भी कर रहा है। अब इस पर ज़रूरी है कि जो हमारा क्रिकेट का फोरम है इसमें सारी चीज़ों को नोट करते हुए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कि हमारे CEO हैं, वो सिविल सर्वेंट हैं, वो एक ऐसा ड्राफ्ट करें जिसमें ICC को मुखातिब किया जाए और जितने भी ये मेंबर्स हैं, बड़े मेंबर्स हैं, चले जो फुल मेंबर्स हैं। अब आपके ख्याल में उनके लिखने पढ़ने का वक्त अब आया है जिसके लिए आप उनकी हिमायत भी करते हैं? अब आप जाहिर है कि किसी और को तो नहीं कह सकते ना। अब जितने हमारे क्रिकेटर इस वक्त आज़ाद सर्विस हैं वो तो ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते ना, उनको डिप्लोमेटिकल लैंग्वेज का पता है। तो जो जिन्होंने CSS किया होता है वो उनकी काफ़ी ट्रेनिंग होती है, फिर उनके राब्ते भी होते हैं कि हमने लीगल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, हमने जो हमारा डिप्लोमेटिक एक नॉर्म्स है उनको भी मलहूज़ा खातिर रखना है। तो मेरे ख्याल में दे शुड इमीडिएटली टेक दिस स्टेप कि ये यहाँ यहीं से काम शुरू कर दें, क्योंकि अब जैसे आप पीछे आएंगे वैसे वैसे ये चढ़ाई करना शुरू कर देंगे। देखें ना, इन्होंने हर जगह पर गंद डाला हुआ है। इन्होंने अब ये कहते हैं हम ICC के, अभी क्या हो, कैसे करेंगे आप कर लेंगे तो आप ना खेलें, माइनस कर ले, एक और ये काम करेंगे, ये हाईजैक करने की कोशिश करेंगे ICC को कि नहीं हमें ICC की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही ICC हैं। क्योंकि सारे जो क्रेविंग हो रही होती है पैसे की, वो क्रिकेटर चाहे वो गोरे हों चाहे वो गोरे ना हों, वो किच्चे चले आते हैं पैसे की खातिर। अब वो ये समझ रहे कि पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा कुछ नहीं है। क्या साउथ अफ्रीका का 22 साल तक भूखा पानी बंद हुआ था, उनकी क्रिकेट खत्म हो गई थी? तो हमें ये चाहिए वो शुड कीप आवर पाउडर ड्राई और सारी चीज़ें जो हैं उनको देखकर
और इनके खिलाफ एक प्यूनिटिव एक्शन जरूर होना चाहिए। आप खामोशी से बातें करते रहेंगे, ये बात। दूसरी है कि नेशनल कौम, हमारे जो भी जिन लोगों का स्टेक है रिलेशन विद इंडिया, इसमें कल्चरल पर्सनैलिटीज़ हैं, क्रिकेट के लोग हैं, उनको एक माकूल आवाज़ बुलंद करनी चाहिए जो कि क्रिकेट के हवाले से हो रही है, और वैसे भी उनकी जो जारियत है अबाउट दी वाटर रिसोर्सेज। तो ये ऐसी सारी चीज़ें जिसमें हमें खामोशी रहना चाहिए, और क्रिकेट को, हमें क्रिकेट के फोरम को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और न्यूट्रलाइजेशन की जहां हम बात करते हैं, ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंटरवेंशन की, ठीक है पॉलिटिकल इंटरवेंशन पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। आईसीसी बहुत बड़ा ये लिखता है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, बट फिर शायद इग्नोर कर देता है जब पीसीबी या बीसीसीआई की बात आती है। तो फिर इस पे भी सोचना चाहिए कि कितनी पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो सकती है। एक लिमिट है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होने की, उस लिमिट को बाईपास ना किया जाए, क्रॉस ना किया जाए। बट मूविंग ऑन फर्दर, लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी कल हुए एक्शन में लाहौर में लाहौर कलंदर्स जो है वो खेल रही थी अपने होम ग्राउंड पे। क्या हुआ मैच का, क्या इस वक्त जो है सिनेरियो है, अगर टेबल की भी बात करें, सबसे पहले तो मैच, अगर मैच समरी पे नजर डालें कि कल क्या हुआ लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी व्हेन दे वर इन एक्शन। सो यस, लाहौर कलंदर्स मुश्किलात का ही सामना करती रही। जब से शुरुआत हुई तब से ही मुश्किलात सामने आई। 129-130 का दिया टारगेट, पूरे 20 ओवर भी टीम नहीं खेल सकी। सिकंदर रजा वाज द हाईएस्ट स्कोरर विद 52 रन्स, शाहीन शाफरीदी 16 रन्स एंड रिशाद हुसैन द अदर टॉप स्कोरर 13 रन्स के साथ। अलजारी जोसेफ ने 3 विकेटें हासिल की, हुसैन तलत ने 2 और ल्यूक वुड ने 2 विकेटें हासिल की। इसके साथ साथ जब जवाब पे पेशावर ज़ल्मी उतरी तो 17वें ओवर में उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया। बाबर आजम जो कि कदरे तेज खेले, जितना स्ट्राइक रेट की डिबेट इतनी होती है और रिक्वायरमेंट नहीं थी, सो बाबर ने 56 नॉट आउट रहे, बैट कैरी किया। हुसैन तलत 51 नॉट आउट रहे। हुसैन तलत की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, जिस तरह उन्होंने स्ट्राइक रेट को भी बैलेंस आउट रखा है। मोहम्मद हारिस ने 20 रन बनाए, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की, हारिस रऊफ ने 1 एंड मिचेल ने सिर्फ 5 रन दिए अपने 1 ओवर में। विद दैट पेशावर ज़ल्मी ने कन्विंसिंगली 7 विकेटों से जीत हासिल की। एंड यस, अपने ग्राउंड में बड़ा एक कंट्रास्ट था राज साहब, बिकॉज इस वजह से कि एक तरफ तो लाहौर कलंदर्स जो है वो हार रही थी, मगर दूसरी तरफ जो है बिकॉज बाबर आजम क्रीज पे मौजूद थे, बाबर आजम रन बना रहे थे। एक दफ़ा बीच में बाबर आजम आउट भी हुए, रिव्यू हुआ, फिर उसके बाद लोग खुश हो गए कि बाबर आजम अभी क्रीज पे ही रहेंगे। सो बड़े मिक्स्ड इमोशंस थे कल जब हम मैदान में देखें तो। देखिए, बाबर आजम का जिक्र किया आपने, बड़े खिलाड़ियों का बड़ा स्कोर करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे वार्नर की बात करती है कि वो 38 बरस के हो गए हैं, रिटायर भी हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन ये 40 साल तक लोग खेलते रहते हैं। और आजकल जो T20 है इसमें तो आपने मुख्तसर क्रिकेट खेलनी होती है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अराउंड 133 था, इनको 200 के स्ट्राइक रेट से स्कोर करने चाहिए मेरे ख्याल में। क्योंकि अब ये देख लें कि अगर ये जो दरमियानी दर्जे के बॉलर्स हैं उनके खिलाफ आपका स्ट्राइक रेट जो है वो इतना नहीं है जो इतना होना चाहिए T20 क्रिकेट में, तो फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आप कहाँ खड़े होंगे। तो बाबर आजम और रिजवान पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर अभी थोड़ी सी फ्रेंडली क्रिकेट हो रही है, मैं टू बी वेरी फ्रैंक आई टेल यू। इंडिया की जो लीग हुई थी, थोड़ी फ्रेंडली क्रिकेट हो रही है। राजा साहब, इसको आगे बढ़ाते हैं बात को। हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन मिर्जा इकबाल बेग साहब ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त का। ये जो इंडिया पाकिस्तान के माबैन इस वक्त ताल्लुकात हैं और उस पर राजा साहब ने कहा कि आईसीसी को लेटर लिखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये जो पाकिस्तान के मैचेस भारत में नहीं दिखाए जा रहे हैं और वो मीडिया वहाँ से ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि आगे आने वाले मैचेस में आईसीसी की सतह पर इन दोनों टीमों को एक पूल में नहीं होना चाहिए। तो आप इन मौजूदा हालात में कि उनके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके अमले में जो शामिल लोग हैं, उनको वापस भेजा जाएगा और पीएसएल के मैचेस नहीं दिखाए जाएंगे, क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेग साहब इस मामले में? देखिए, एक तो आईसीसी को अगर लेटर लिखना तो वही हुआ ना कि दीवार से सर टकराने के मुतरादिफ है, क्योंकि आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है और आईसीसी का चेयरमैन जय शाह है, वो तो खुद बाइस्ड है। वो किस तरीके से इस मामले को कंसीडर करेंगे? अभी उन्होंने हमारे साथ जो किया चैंपियंस ट्रॉफी में वो सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में आईसीसी से तो तवक्को करना फजूल है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगस्त सितंबर में जो एशिया कप होने जा रहा है, जो कि भारत को मेजबानी मिली है, लेकिन अब लग रहा है कि वो एशिया कप या तो दुबई में होगा, मुत्तहदा अरब अमारात में, या फिर श्रीलंका में। तो क्या उस एशिया कप में
भारत पाकिस्तान का मुकाबला करेगा। जिस तरह की खबरें आ रही है भारतीय मीडिया की जानिब से कि हर तरह के ताल्लुकात उन्होंने पाकिस्तान से खत्म करने का इंदिया दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट के मामला तो पहले ही, जब से 2014 से इमरान नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, उसने तो एक वाज़ेह स्टैंड लिया हुआ है कि नहीं जी, हमने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलनी। वो अगर खेलते हैं तो वो कहाँ खेलते हैं कि जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, और ब्रॉडकास्टर जो है उनमें वो ज्यादातर भारतीय हैं, और उनकी शर्त यही है कि जो आईसीसी का मेन इवेंट होगा उसमें पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप में होंगे और एक लीग मैच जरूर होगा। तो आईसीसी से तो अपील करना फजूल है। अब ये जो 24 अपराध आए हुए हैं और पाकिस्तानी हुकूमत ने टिट फॉर टैट करते हुए जो स्टैंड लिया है, बिल्कुल सही लिया है। जो भारत करेगा पाकिस्तान उसका जवाब देगा। तो इन 24 अपराध को वापस जाना होगा, और फिर उसके बाद क्या आपके पास इतने कॉम्पिटेंट लोग नहीं है इमरान कि जो इन मामलात को चला सकें, जो ब्रॉडकास्टिंग में अपनी इनपुट दे सकें? ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि हम, आपको याद होगा 2019 में जब अभिनंदन को पकड़ा गया था और भारत के 2 तैयारे हमने गिराए थे, तो उस वक्त भी यही वो PSL हो रही थी। मैं वहां था यूएई में और दुबई में। जी हाँ, दुबई में मैचेस हो रहे थे और उस वक्त भी ये बादल मंडाए थे कि जनाब अली भारतीय साहब चला जाएगा, चला गया, मैचेस तो हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ मैच ऐसी दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि अगर वो चले जाएंगे तो नहीं होगा। PSL तो होगा, पाकिस्तान का ब्रांड है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्या एक्शन देता है ये भी देखना होगा। एंड वंस एंड फॉर ऑल जो बात ये बार बार होती है कि पाकिस्तान इंडिया को एक ही ग्रुप में रख दिया जाता है, आप जब कहीं भी किसी भी लेवल पे नहीं खेलते तो इवेंचुअली ये डिसीजन भी हो जाना चाहिए, बिकॉज ब्रॉडकास्टर्स की प्रॉफिट की वजह से, जो मेजर प्रॉफिट जो कि हमने अभी पिछले जो US में भी T20 खेला गया उसमें बाकी सारे मैचेस एक तरफ एंड पाकिस्तान इंडिया के जो रेवेन्यू रिटर्न्स थे उसका एक बिल्कुल एक तरफ जो है वो अमाउंट था, तो उस इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान इंडिया के मैचेस आईसीसी के इवेंट में होते हैं। बट इवेंचुअली अगर इस तरह का एक रद्द अमल सामने आएगा तो फिर ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में रखें, अलग अलग खेलें, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान एक अलग ग्रुप में खेले, इंडिया एक अलग ग्रुप में खेले। पास्ट में भी ये हुआ है आईसीसी के इवेंट्स में। अब क्यों इतना कमर्शलाइजेशन की वजह से इस चीज़ को पुश किया जाए? इकबाल साहब देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के मैच की जो मार्केट वैल्यू है पूरी दुनिया में, जिस तरह आपने खुद कहा कि T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रेवेन्यू न्यूयॉर्क में पाकिस्तान इंडिया के मैच से आया। तो अब पाकिस्तान इंडिया की एक तो बहुत कम खेलते हैं, और अगर खेलते हैं तो फिर आईसीसी इवेंट्स में खेलते हैं, तो उसको कैश कराने के लिए जो टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने ये शर्त रखी है। और जब उन्होंने जो है उनको ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स बेचे थे आईसीसी ने, तो उस वक्त बिल्कुल ये जब जिस वक्त राइट्स राजा साहब ये दिए जा रहे होते हैं उस वक्त होता है। जैसे अगर मैं एशिया कप की भी बात करूं तो एशिया कप में भी यही पिछली दफ़ा जो राइट्स बिके थे वो इसी शर्त पे बिके, कम से कम 2 पाकिस्तान इंडिया के मैचेस आपको मिलेंगे, और अगर नॉकआउट में फाइनल में कहीं आमना सामना हो गया तो तीसरा भी मिल जाएगा। सो पिछली दफ़ा भी एशिया कप के लिए जब एशिया कप को सेल आउट किया गया था तो ब्रॉडकास्टर को आप ये कमिट करते हैं कि ये मैचेस होंगे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा ख्याल से जिस तरह जब पाकिस्तान इंडिया सामने आता है और दोनों तरफ से जिस तरह की बहस मुबाहिसे होते हैं, फैंस आपस में भिड़ जाते हैं, मीडिया आपस में भिड़ जाता है, एक दूसरे को जो है वो कोई टीज करता है, कोई, इससे अच्छा ये है कि ठीक है जी आप अपना खेलें हम अपना खेलें, फिर हम ऐसी यही सेटलमेंट हो सकती है। इसके अलावा मुझे नहीं समझ आता कि क्या सेटलमेंट हो। ये जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल दुरुस्त है। बेग साहब ने जो बात की है ना, मैं ये कोई इस तरह का लेटर लिखने के लिए नहीं कह रहा कि मेरे प्यारे CEO ICC उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से। नो, उसमें लीगल लैंग्वेज होगी और उसके साथ आप रेफरेंस दें लीगल और अखलाकी ग्राउंड्स पर। उसमें यह बात भी की जाए कि इंडिया जो है वो ग्लोबल क्रिकेट के लिए खतरा है। क्रिकेट जो है वो सिर्फ इंडिया एक मुल्क है, एक मेंबर है ICC का। अब ये उनको समझाया जाए कि आप ये जो सिर्फ इंडिया कैसे खतरा है, वो तो कहते हैं कि उनकी वजह से क्रिकेट होती है। ये फिर देखें ना, बहुत से लोग ये तो एक मेंटेलिटी है ना सब कॉन्टिनेंट की कि जिसके पास पैसा है ये अख्तियार है, वो समझता है मैं अक्ल कुल हूँ, सब लोग मेरी खुशामद कर रहे हैं, मेरे वजूद से ये सब कुछ चीज़ें कायम है। ये एक फॉल्स क्लेम होते हैं, ये शाख नाजुक पर चीज़ें होती हैं। अब आप खुद ही कह रही हैं और ये बात दुरुस्त भी है कि, और हाफिज़ साहब आप भी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस अभी भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अच्छा, अब जब इंग्लैंड की और इंडिया की सीरीज होगी, द मोमेंट वन साइडेडनेस आई तो फिर आप देखेंगे कि व्यूवरशिप जाती कहाँ पर है। हमा वक्त आपकी टीम टॉप रैंकिंग नहीं रहती, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो न्यूजीलैंड है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, बुरा वक्त भी आता है। ये अलग बात है कि 1.5 अरब की आबादी में वो एक टीम बना रहे हैं, उनको तो 4-5-6 टीमें बना लेनी चाहिए अब तक। दूसरी बात यह है कि एक तो तहरीरन चीज़ें होती हैं, एक होती है अमलन भी।
पहले आप एक लीगल लैंग्वेज में उनको लिखें और रेफरेंस दें उनको कि ये पॉलिटिकल ग्राउंड है, ये इनका झूठ है जिसकी बुनियाद पर ये क्रिकेट के औका पानी बंद करना चाहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये ग्लोबल क्रिकेट के लिए खतरा है। हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे अब्दुल हफीज कारदार, उनका ये आइडिया था सबसे पहले कि लाहौर में आईसीसी का दफ्तर होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का लाहौर से और इंग्लैंड से डिस्टेंस ऑलमोस्ट वो एक पैरेललिटी बनती है। अच्छा राय साहब कथा चाहूँगा, बेग साहब ने ज्वाइन किया दोबारा। बेग साहब, राजा साहब ये कह रहे हैं कि ये कोई मेरे प्यारे वाला ख़त नहीं लिखना चाहिए जो आपने अभी जिक्र किया। इन्होंने ये कहा है, ये कहते हैं कि वो तो उनको एड्रेस करना चाहिए, मुखातिब करना चाहिए आईसीसी के सरबराह को कि ये मुतनाज़ा हो गए हैं और कोई इखलाकी बुनियादों पर और कानूनी बुनियादों पर उनको सामने रखना चाहिए कि आप क्रिकेट के लिए ख़तरा हैं। लेकिन इमरान, जब जय शाह ने नॉमिनेशन पेपर भरे थे, जब वो आईसीसी के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो किसी ने पाकिस्तान ने कोई उनकी मुखालफत की? किसी ने कोई मुखालफत नहीं की। वो तो अपनी लॉबी बनाकर आ गए। तो फिर हम किस मुंह से जाकर उनसे बात करेंगे कि जनाब आली आप कैसे आ गए? सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान। अच्छा बेग साहब, एक आपसे सवाल है, मैं आप इजाजत से सवाल कर सकता हूँ? एहसान मानी भी तो चेयरमैन रहे, जहीर अब्बास भी तो चेयरमैन रहे। क्या इंडिया में कभी किसी ने एतराज़ किया कि इन्होंने ये सारा पाकिस्तान जय शाह की बातें कर रहा है कि वहाँ बैठ कर पाकिस्तान के लिए खतरा है? जब ये सेक्रेटरी थे इंडियन बीसीसीआई के, तब भी ये उल्टी सीधी बातें करते थे पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी का आपने देखा फाइनल, वहाँ पर उन्होंने हमारे जो सीईओ हैं उनको स्टेज पर नहीं आने दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बेग साहब इस पर रोशनी डालिए कि ये क्यों हो रही हैं और ये कौन कर रहा है? ये इंडिया कर रहा है, उनकी मैनेजमेंट कर रही है, उनके चेयरमैन कर रहे हैं और बीसीसीआई कर रहा है। देखिए, अब जो वक्त बदलता जा रहा है, जब एहसान मानी थे उस वक्त इतने महंगे राइट्स नहीं बिके थे। ये जो आईसीसी जो राइट्स बेचता है 5 साल के या 3 साल के, अब राइट्स चूंकि महंगे बिके हैं और फिर जय शाह का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया आईसीसी में। आप अगर आईसीसी के दफ्तर जाएं दुबई में तो आपको सारे इंडियन निजात लोग नजर आएंगे, एक आदमी आपको गोरा नजर आएगा। तो डोमिनेंस तो है ना आईसीसी की। मुझे खुद वसीम खान से जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप सरवाइव करेंगे, आप जीएम क्रिकेट हैं? उन्होंने कहा कि हालात बहुत मुश्किल नजर आते हैं। वो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। तो इसका मतलब ये, लेकिन अब तो रिकॉर्ड पे आ गई है ना बेग साहब, अब तो रिकॉर्ड पे आ गई है। तो डोमिनेंस तो है इमरान से। लेकिन उन्होंने मुझे बताया और मुझे तो लग रहा था कि शायद वो यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सीईओ बन के आ जाए, लेकिन सुमैर अहमद सैयद साहब को ले आए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से। मैं तो समझ रहा था कि शायद वहां पे आज ना सीईओ बन जाए, लेकिन शुक्र है वो नहीं बने, वरना वो हर मर्ज की दवा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उन्हीं के पास है। कभी वो मेंटोर के बन जाते हैं। अब आप बताएं ना, डोमेस्टिक टूर्नामेंट की जो इस्लाहात हो रही हैं उस कमेटी में भी वहाब रियाज शामिल है, बिलाल अफजल साहब शामिल है। उन्होंने कितनी क्रिकेट खेली है, सिर्फ देखी है ना तमाशाई की ऐसे से। आकिब जावेद का समझ में आता है, ख्वाजा नदीम का इसलिए समझ में आता है कि एक रीजन के वो प्रेसिडेंट है। लेकिन ये क्या हो रहा है, वहाब रियाज भी उस कमेटी में। तो इसका मतलब है आपने अदम एतमाद किया है खुर्रम खान नियाजी पर कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर डोमेस्टिक है। आपने अदम एतमाद किया है जुनैद जिया पर कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जीएम डोमेस्टिक है। तो समझ में नहीं आ रहा खिचड़ी क्या पक रही है इमरान। सो मसला तो फिर यही है ना, ये जो हम इकबाल साहब या राजा साहब जो हम क्लेम करते हैं, हम अभी बाहर वालों को तो हैंडल करें मगर उससे पहले हमें अपना हाउस एंड ऑर्डर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आपने सेरेमनी की बात की, मेरा अभी तक वहाँ रिजर्वेशन है कि कैसे एक प्रोग्राम शो डायरेक्टर को ये नहीं पता था कि क्या रन डाउन होगा उस दिन फाइनल का। ही शुड हैव नोन दैट, और कैसे वो अपना फुट डाउन नहीं करेंगे। बट यस, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। लाला ने हमें ज्वाइन इन किया, शाहिद आफरीदी ने हमें ज्वाइन इन किया। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सारे दोस्तों को। सो यस लाला, अभी आपके आने से पहले डिस्कशन यही हो रही थी। ऑब्वियसली हालात जो हैं, जिस तरह आपने भी देखा है कि हालात चेंज हो रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, उसका इम्पैक्ट सबसे पहले क्रिकेट पे आता है, चाहे कोई भी और इवेंट हो रहा हो। अभी रिसेंटली एक कबड्डी का इवेंट खत्म हुआ जिसमें इंडिया की टीम मौजूद थी पाकिस्तान में, बट बड़ी खामोशी से वो आई, आके दे कम्पीटेड। जितनी भी खामोशी रख सकते थे, खैर ज़्यादा खामोशी तो नहीं रख सकते थे, बट यस क्रिकेट पर सबसे पहले बात होती है। अब यहाँ तक बात हो रही है कि आईसीसी में भी पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस नहीं होने चाहिए, विच इज क्लेम्ड बाय द इंडियन मीडिया एंड बाय द क्रिकेटिंग अफेयर्स ऑफ इंडिया। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? सवेरे इंडियन मीडिया तो मेरे ख्याल में मीडिया कम है, जो जिम्मेदारियां, जो अवेयरनेस या आई मीन कि उनकी तो मीडिया के अंदर ही बॉलीवुड है। आई मीन उनकी न्यूज़ें आप देखो तो हैरान रह जाओगे कि
क्या बात है, जिंदा को मार देते हैं, मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। आई डोंट नो कि जो ये 2 दिन से मैं चीजें देख रहा था और इंडियन कुछ चैनल्स को देखा, वो तो तौबा, मेरा मतलब है किस लाइन पे चल रहे हैं, समझ से बाहर है। खैर ये उनका रोल रहा है हमेशा से, और मैं समझता हूँ कि आपकी जितने भी टेंशंस रही है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आई थिंक स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे हमेशा मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव रहा है। और इस चीज को आई मीन के आती आखिर में क्रिकेट के ऊपर ही या बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर ही आती हैं चीजें हैं। तो आई डोंट नो कि किस तरफ जा रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ नेक्स्ट जो है वो, क्योंकि वर्ल्ड कप भी इंडिया में होने जा रहा है। आई डोंट नो कि हम किस तरफ जा रहे हैं या वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, जरा वक्त का 2-3 महीने गुजरे, चीजें सामने क्लियर हो सारा कुछ। बिल्कुल जी, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी दोनों मुल्कों की रिलेशनशिप्स में, जो कि वक्तन फ़वक़्त स्टेबिलिटी अगर थोड़ी सी भी दिखती है तो वो इनस्टेबल हो जाती है। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हो रही थी जो फैसले हैं और जिन फैसलों के हिसाब से अब आगे क्या रद्द अमल होगा, किस तरह आईसीसी क्या अप्लाई करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या एडेड जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिकॉज जय शाह जो है अब वो बीसीसीआई को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो आईसीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देयर शुड बी एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिम दैट हाउ न्यूट्रल ही कुड बी। बिकॉज जिस वक्त उन्होंने ओथ लिया था और जिस वक्त वो आए थे अपनी सीट पर, उस वक्त उन्होंने कहा था बराबरी करेंगे और क्रिकेट की बेहतरी के लिए बराबरी करना ज़रूरी। लाला, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, मुश्किल होगा बैलेंस आउट करना जय शाह के लिए भी? जय शाह के लिए जाहिर बात है, जो मोदी सरकार कहेगी वही करेगा वो। उनको खुश रखना उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आई मीन के सवेरा क्रिकेट पहले भी होती रही है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, लेकिन जब से मोदी सरकार आई भी है उसके बाद से चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, काफ़ी चेंज हुई हैं। और मेरे ख्याल में वो चाहते ही हैं कि किसी न किसी तरीके से हम अपनी तरफ से जो नुकसान दे सकते हैं इस मुल्क को, पाकिस्तान को, वो देंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ जगहों पे बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लेने पड़ेंगे, और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के लिए आपको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। एंड देन जब जाके आप दूसरों को आंखें दिखा पाओगे। शाहिद साहब, आप मुख्तलिफ वक्तों में भारत पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल किए हैं। 99 का दौरा भी आपको याद होगा, उस वक्त भी बहुत मुश्किल हालात थे। तो अमूमी तौर पर जब आप वहाँ पर जाते हैं इस किस्म के हालात में भी, जो लोगों से मिलते हैं उनके क्या तासुरात होते हैं? फिरोज शाह कोटला का मेरा ख्याल पिच भी उखाड़ दिया गया था जब 1999 में आप लोग गए थे वहाँ पर। वो हुआ था एपिसोड हमारे साथ बेंगलोर में, जब हम जीते थे, मैच जीते थे, जब हम निकल रहे थे होटल जा रहे थे तो पथराव हुआ था ग्राउंड में भी पत्थर मारे गए थे। ये चीजें खैर हो जाती है, लेकिन बात ये थी कि थ्रेट्स तो हमें वहां से आती थी बाल ठाकरे साहब की तरफ से, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था तो हमें किसी चीज की फिक्र नहीं थी। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों चाह रहे थे कि क्रिकेट हो, टूर हो आपस में। ऐसे अनासिर होते हैं मेरे ख्याल में, जो इंडिया में क्या कम ग्रुप हैं इस वक्त, तकरीबन 45 से 50 उनके अपने ग्रुप्स हैं अंदर, जो कि आई मीन के खैर आई थिंक इसको बड़े पॉलिटिकली तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत होती है। और अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग करें जी, आप अपने आईसीसी के साथ, आपके अच्छे रिलेशनशिप बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, जो चेयरमैन के जो काम होते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ, उनके बोर्ड्स के साथ आपकी अच्छी रिलेशनशिप हो, अच्छे लेवल पे हो। आप लॉबिंग करें, क्यों नहीं करें? लॉबिंग की ज़रूरत होती है, हर मुल्क करता है, हमें भी करनी चाहिए और उससे रिजल्ट आते हैं सामने। बिल्कुल, बट एट द एंड ऑफ द डे लाला, बात वही है, इस बात पे सिर्फ अफसोस कर सकते हैं कि कुछ भी हो, कहीं भी हो, जान जिसकी भी जाए, इंसान है, जहाँ भी जान का नुकसान हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में इस वक्त जो है शायद सबसे ज़्यादा अगर सस्ती कोई हो गई है तो वो इंसानी जान है। सवेरा इंसानियत से बड़ा चीज़, इंसानियत से बड़ा रिलीजन, तो मेरे ख्याल में कोई भी मजहब आपको ये नहीं कहता कि दहशतगर्दी का ये अल्फाज भी बुरा है, ये काम भी बुरा है, और किसी भी मजहब में ये इसकी इजाज़त नहीं है। एक इंसानियत
की जान जो है बहुत कीमती जान है। मेरे ख्याल में देखें, हमने तो कभी एंटी हिंदू, हमारे पॉलिटिशियन ने कभी एंटी हिंदू कार्ड नहीं खेला अपने इलेक्शंस के लिए, लेकिन मोदी की अगर आप देखें तो वो एंटी मुस्लिम कार्ड हमेशा खेलता रहा है वो बंदा। और बात यह है कि अभी एक चीज हुई है, आपके पास सबूत नहीं है और आप ठक करके पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हो। यार आपके अपने ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट है कि हम इनको घर में घुस के मारा है, हमने तो आप लोगों को सबूत दिए, हमने तो आप लोगों को, आपके लोगों को चाय पिला के वापस दिया है, भेजा है सबूतों के साथ। तो आई मीन अभी हुआ है और आपने डायरेक्ट कोई मेरा मतलब आपकी मीडिया शुरू हो गई कि ये पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो आई मीन ये चीजें इस तरह नहीं होती। और सो कॉल्ड आप लोग बहुत पढ़े लिखे भी हो, ठीक है, तो आई मीन के इस तरह चीजें नहीं चलती सवेरा। बेग साहब, जिस तरह अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से शाहिद साहब ने कहा कि आपको इंगेज करना पड़ेगा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को दीगर ममालिक के जो चेयरमैन हैं क्रिकेट बोर्ड्स के, तो आप समझते हैं कि इस मौजूदा हालात में एक मतलब फिर पीसीबी के चेयरमैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर कि वो दुनिया के दीगर अहम क्रिकेट बोर्ड के जो ममालिक हैं, बोर्ड चेयरमैन हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करें पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करते हुए? उनके पास तो इतना वक्त ही नहीं है ना। इमरान के दो मतलब वो तो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, कहाँ उनके पास इतना वक्त है कि वो इंटरैक्ट कर सकें। और पाकिस्तान के ताल्लुकात अगर आईसीसी में देखें तो आईसीसी के रुकन ममालिक के साथ इतने अच्छे नहीं है। इंडिया ने एक अपना ब्लॉक बनाया हुआ, अफगानिस्तान उनके साथ है, श्रीलंका उनके साथ है, बांग्लादेश अब भारत इस जो लास्ट ईयर अगस्त में हुआ उसके बाद से बांग्लादेश भारत से दूर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कोई लॉबी नहीं बनाई, पाकिस्तान का कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखेंगे जो साहब दूर अभी तक भी नहीं हुआ है, बांग्लादेश कहने को दूर है, मगर अभी जो लास्ट आईसीसी की मीटिंग हुई है उसमें बांग्लादेश ने साइडलाइंस पे मीटिंग करके जो है एक सीरीज अपने घर पे करवा ली है इंडिया के लिए, वो सीरीज जो है वो डन हो गई है। सो हमें दूर से लगता है कि ये दूर है, मगर एज फार एज जब कमाने की बात आती है तो सब इंडिया के साथ है। लेकिन सवेरा फारूक अहमद साहब जो नए प्रेसिडेंट बने, जब वो लाहौर आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, उन्हें चाय पिलाते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं कि बायलैटरल। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो यहाँ आए और आज तक चले गए और जहाँ उन्होंने अपने मुल्क का मफाद देखा वो उसी तरफ चले गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी लॉबी बनानी होगी। जब तक आप लॉबी नहीं बनाएंगे, आप इजलास में शिरकत करने के अलावा ये नहीं कि आप सिर्फ गद्दाफी स्टेडियम में लोगों को बिठाकर चाय पिलाकर उनको एंटरटेन करके वापस भेज दें। राजीव शुक्ला के साथ क्या हुआ, राजीव शुक्ला आए चले गए, फिर उसके बाद वही जहर उगलने लगे। इससे पहले ज़का अशरफ के दौर में रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला आए, उनको हमने शॉल और पता नहीं क्या क्या तोहफे तोहफे दिए चले, वो तो अच्छी बात थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है लॉबी बनाना पड़ेगी, दीगर ममालिक को साथ मिलाना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। और जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जय शाह की, तो जो आईसीसी का चेयरमैन अपनी टीम के जीतने पर, भारत के जीतने पर जिस खुशी का वो इजहार कर रहे थे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में अगेंस्ट पाकिस्तान, उन्हें तो न्यूट्रल होना चाहिए। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा था कि वो पाकिस्तान, वो अभी भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हालांकि अब तो वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं रहे। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखना होगा, पाकिस्तान को एक फर्म स्टैंड लेना होगा। हम सिर्फ बातें ना करें, अमली तौर पर कुछ ना कुछ करें, जब कामयाबी होगी। राजा साहब, अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा और क्या, जैसे भी शाहिद साहब ने कहा कि आपको अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर चेयरमैन को भी खड़ा होना पड़ेगा ना, क्योंकि बेग साहब कह रहे हैं उनके पास तो वक्त ही नहीं और हालात पाकिस्तान के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। ये शायद हफीज़ साहब ने जो बातें की हैं ना, दिस इज़ द बेस्ट स्टेटमेंट किसी भी क्रिकेट सर्कमस्टांसेस स्टेचर की वो जो होनी चाहिए थी वो हो गई है। दूसरा ये है कि हमें अपने हिस्से का काम करते रहना है, हमने राग लापते रहना है। अगर वो गूंगे बहरे हैं जिनके लिए हम कर रहे हैं तो ये उनका फेल है। हमने तो अपने हिस्से का काम करना, हमने ये बताना है क्रिकेट बोर्ड को कि आप इन द मोस्ट बेफिटिंग मैनर, आप लीगल रेफरेंस देते हुए, आप हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो अब ज़ाहिर के वज़ीर दाखिला भी हैं, उनके पास सारे शवाहिद मौजूद हैं जो कि वहाँ पर बलूचिस्तान में जो कुछ इंडिया करवा रहा है उसके सबूत मौजूद है। वो रेफरेंस लगाकर आप कहें कि ये सूरत हाल, इट्स टोटली अ पॉलिटिकल गेम, ये क्रिकेटिंग मैटर्स नहीं है। तो इनको रोका जाए और जो पाकिस्तान को अगर इस सिलसिले में कोई नुकसान भी हुआ है या होने वाला है तो उसका भी मुदावा आईसीसी करेगी। आईसीसी को ये बताना होगा कि आपको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की खतूत पर काम करना होगा और ये नहीं हो सकता इंडिया ओलंपिक्स में भी जा रही है, हर चीज़ पर क्रिकेट ओलंपिक्स में भी जा रही है। देखें अब वो आप देख लीजिएगा वहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी क्योंकि वो एक रिच ऑर्गेनाइजेशन है एज़ कम्पेयर टू आईसीसी। उसके मेंबर भी कोई 150-200 हैं,
क्या तो गिने चुने 10-12 वो हैं, बाकी सारे आप समझते एसोसिएट मेंबर्स हैं जिनकी कोई सही नहीं है, जिनके के पास कोई पैसे ही नहीं है। वो जैसे आयरलैंड है, वो इवेंट नहीं करवाते, कहते हैं हमारे पास पैसे कोई नहीं है। तो अब इसमें सारी सूरत हाल जो है, जो सारे इस वक्त जो हो सकता है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सदर दफ्तर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। इसमें हवाले ले लें लीगल, जिसका के एडवाइज़र हैं क्रिकेट बोर्ड के, वो अपनी जगह, लेकिन बड़े नाम पर जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात करें और एक पूरी प्रेजेंटेशन दें आईसीसी को। चले जाएं दुबई और जाके मिले जाके उनसे, लेकिन ये सूरत हाल है, तकाज़े ये हैं। और सारे जो बड़े मेंबर हैं, जिसमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़, उनको भी जाके उसकी कॉपीज़ दें कि ये कुछ हो रहा है, ताकि इनको यहाँ पे तो डक्का लगाया जा सके, ताकि आइंदा की जो आपका बेइज्जती प्रोग्राम होना है उस पर कोई कदम लगे। आप अपना करेक्टर तो शो करें। अब जब आप बात ही नहीं करेंगे, और आप जैसे अभी बेग साहब कह रहे थे कि ज़का अशरफ साहब जो है वो हाथ ऊँचे बुलंद करके उनसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं, वो मुझे अजीब खोखलापन सा लगा, हॉलोपन लगा, उनके हॉलोनेस है उसमें। तो अब इसमें बड़ा ज़रूरी है कि हमारे अल्लामा इकबाल भी और कायद आज़म के ग्लोरियस रेफरेंस हैं। कायद आज़म ने एक जर्नलिस्ट को कहा था कि हमारे और हिंदुओं के बेसिक डिफरेंस है, हम काऊ को स्लॉटर करते हैं, वो उसकी पूजा करते हैं। हमारे हीरोज़ उनके एनिमीज़ हैं, उनके एनिमीज़ हमारे हीरो हैं। तो अब इसमें और बात करने वाली रह क्या गई? आप कैसे क्यों नहीं यंगर फोक को ये बात बताते हैं जो IPL देख देख के और ग्लैमर देख देख के दीवाने हुए हैं? हमें साफ क्लियर बात करनी है, नेशनल मौक़िफ़ की बात हो रही है। हमारी इंटेग्रिटी और हमारा जो भी शराकत है वो ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तानियत में है, वो उस तख़य्युल से है, उस नज़रिए से है। अब ये बातें क्रिकेटर्स को नहीं पता होती आमतौर पर। अब मैं क्रिकेट कमेंट्री करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरा काम सिर्फ क्रिकेट खेलना है, ये उस पर बात करना नहीं। मेरी लाइफ के और एस्पेक्ट भी हैं, जैसे दीगर क्रिकेटर्स के भी हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे क्रिकेटर्स को भी आगे आना चाहिए। जैसे नासिर हुसैन और अथर्टल अगर पाकिस्तानी होते तो प्रखच्चे उड़ा देते, अगर बॉयकॉट जहाँ पे होते उन्होंने प्रखच्चे उड़ा देते BCCI के। लेकिन यहाँ पे गुफ्तार के गाजी है नहीं है, ना किरदार के भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम क्रेविंग करते रहें या IPL पे बैठ के यहाँ पे हम प्रोग्राम करते रहें। दैट्स नॉट ऑन, वी हैव टू गो। हमें अब नाउ और नेवर वाली बात है। इस मौके पर जबकि वो हमारी क्रिकेट को बर्बाद करने के, तबाह करने के पर तुले हुए हैं, हमें एक रिजॉइंडर देना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा इदारा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। बट राजा साहब, फिर जब आप ये कहते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो हम करें, तो हमें उनमें फर्क क्या रह जाएगा? अरे हमारा सुनिए, हम सच्चाई पर हैं। मुझे बताएं, आप खुद ही अभी बता रही थी दरम्यान में कि जो आपका एक जो पॉलिटिकल एक विजडम है उसके मुताबिक कि ये मुमकिन ही नहीं है, और जो ताने बाने मिल रहे हैं वो लगता है कि ये खुद सेल्फ, ये इंडिजिनस है सब कुछ जो कुछ इंडिया ने किया, और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे धरा जा रहा है जस्ट टू प्रेशराइज पाकिस्तान। अब इसमें बड़ा जरूरी है कि आप उतनी फोर्स से, बल्कि अगर आपको एक थप्पड़ मारे आप उसको 2 थप्पड़ मारे। अब इसमें बड़ा जरूरी है, आप लड़ाई जंग के हम हक में नहीं है। हम खुद अमन चाहते हैं। आपके इसी चैनल पर IPL पे प्रोग्राम होते हैं, स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, हमारे यहाँ देखा जाता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, देखिए एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स है। yes. और जितनी बेहतर हार्मनी हम स्पोर्ट्स होती इसी वजह से। लाला, कमिंग टुवर्ड्स यू, एक और प्रॉब्लम जिसको हम फेस करेंगे, बिकॉज आपने एक चीज कही कि हमें सबसे पहले अपने पांव पे खड़ा होना है। अपने पांव पे खड़े होंगे तो कहीं किसी को चैलेंज करेंगे। ऑलमोस्ट 40 इंडियन नेशनल्स हैं जो हमारे पास PSL ब्रॉडकास्ट का हिस्सा हैं। अब क्योंकि हालात इस तरह के हो गए हैं, एंड जितने लोग भारत में थे जो पाकिस्तान के थे उनको पाकिस्तान वापस आना, और जितने पाकिस्तान में हैं उनको, जो इंडियंस हैं उनको वापस जाना है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बिकॉज हम तो अपने पाँव पे खड़े ही नहीं होते, हम अपने वालों पे कभी ट्रस्ट ही नहीं करते। तो मेरा बहुत दफ़ा आपके प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि आपको अपने पाँव पे खुद खड़ा होना पड़ेगा, आप दूसरों को ना देखें। कशकोल लेके जो बंदा घूमता है उसकी दुनिया में कहीं इज्जत नहीं होती, और आप इस काबिल हैं कि आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपकी चाहत होनी चाहिए। जब चाहत होती है तो काम सारे होते हैं। सही बंदे को सही कुर्सी पे ला के बैठाओ, मेरिट के ऊपर डिसीजन लो, सारे फैसले हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। आपकी चाहत और इंसाफ, मेरिट के ऊपर जो बंदा जिस कुर्सी के काबिल है उसको बैठाओ, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मेक इट सिंपल। बिल्कुल ठीक है। बेग साहब, जब हम इस मौजूदा हालात में बात कर रहे हैं, क्रिकेट को अब आगे बढ़ाना है, एशिया कप आपको लगता है कहीं ना कहीं मुश्किलात का शिकार हो सकता है? लाइन हो गई है ड्रॉप। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद अफरीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजा असद अली खान साहब भी मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का। वक्फे के बाद आएंगे और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly, Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, Dilwalo ki chocolate.
और जी सिलसिला पीएसएल का चल रहा है, पीएसएल पे गुफ्तगू हो रही है, बट हाफिज जी बात यह है कि अगर जब आपने पीएसएल का जिक्र किया है तो क्रिकेट का नॉन स्टॉप फन हो या लाइफ में चाहिए हो अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो लगाओ टेलीनॉर की वीकली प्राइम ऑफर और तुम भी कहो वूहू। एंड व्हाट अ वूहू मोमेंट इट वाज। और बिल्कुल जी, अगर हम अब कल के मैच की बात करें, लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी, राजा साहब क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग विद लाहौर कलंदर्स? एक तो सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बराए मेहरबानी T20 पिचेस पिच और फिर माशाल्लाह से कारकर्दगी जो लाहौर कलंदर्स ने कल दिखाई, वो कोई दिखाई नहीं कारकर्दगी। नहीं, आप समझते हैं कि पिच की वजह से सब कुछ गड़बड़ हुई है? आपको लगता है पिच बिल्कुल सही थी? 20 ओवर में 10 विकेटें हैं। हाँ। कोई तो खड़ा हो, कोई तो मर्द आहन बन के दिखाए, कोई तो मर्द बुरहान बन के दिखाए। नो बट ये T20 की पिच थी आपके हिसाब से? देखिए, विकेट ऐसी होनी चाहिए, अगर नहीं भी थी तो आप थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करें। कोई मुंह में गेंद मिल ही जाती है, कोई पीछे मिल जाती है। तो हमने बड़े बड़े ऐसे क्रिकेटर्स पैदा किए हैं जिन्होंने हर जगह पर, हर सरफेस के ऊपर चौके और छक्के लगाए हुए हैं। ये तो अब हमें आजकल बड़ी मेडियोक्रिटीज का सारा दौर चल रहा है। आप देख लें कि ये जो अब जिस स्टैंडर्ड के हमारे वर्ल्ड क्लास जिनको आप कहते हैं और हैं भी, वो जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो उनकी हिटिंग है, जो उनका पिक एंड चूज़ है, जो उनका स्ट्राइक रेट है, अगर वो फिर बाहर जाकर T20 ही खेलेंगे तो फिर वो जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है वो इनका क्या हशर और नशर करेंगे। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम पास्ट रेफरेंस से भी सबक सीख लें। कल हम एक बात कर दे हाफिज साहब आपसे भी, और वो कोई लाइव की नज़र हो गई। 2005 में सवेरा ये हुआ कि होबार्ट में मैच था पाकिस्तान का, और वो शाहिद अफरीदी साहब की इनिंग्स, शाहिद अफरीदी साहब ने 56 रन बनाए जी। 56 रन 26 गेंदों में। वो 50 ओवर का मैच था और 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए। स्ट्राइक रेट 200 बियॉन्ड 215 से ऊपर था। अच्छा, और ब्रेटली वाज बॉलिंग। ब्रेटली 2 मरतबा, अगर अफरीदी साहब ऑनलाइन है, वो अपनी लेंथ अपना रनअप भूल गया था। अच्छा, उसके बाद बहसीयत बॉलर भी 9 या 10 ओवर की और सबसे अच्छी इकॉनमी इनकी थी। ये भी एक मेयार था ना, ये भी तो। और उस टीम के भी आप बाकी प्लेयर्स भी देख लें, अजहर महमूद को देख लें, शुएब अख्तर को देख लें, सलमान बट ऊपर थे, मिडिल ऑर्डर बड़ा तगड़ा था, मोहम्मद यूसुफ भी थे, कामरान अकमल थे, इंजमामुल हक कप्तान थे। तो ये टीमें थी, ये टीम थी। अगरचे वो हम रकबत लुइस के तहत वो मैच हार गए, शायद हम जीत भी जाते। तो कहने का मतलब और मकसद ये है कि जब आपके पास ऐसे स्टैंडर्ड हैं 50 ओवर्स में स्ट्राइक, अब यहाँ 133-35 क्यों है T20 में? हमारे जो एस बैटर है बाबर आजम, अब उनको ये चीजें बता देनी चाहिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी कि ऐसा भी होता था। जब T20 शुरू हुई थी तो उस वक्त एक 50 ओवर में एक ऐसी भी इनिंग खेली गई थी, ऐसी एक नहीं बहुत सी इनिंग्स खेली गई थी। तो अपने स्टैंडर्ड उनको बता देने चाहिए, अपने भी और दूसरों के भी। वार्नर का स्टैंडर्ड 80 की दहाई में 36 गेंदों पर 72 सलीम मलिक ने स्कोर कर दिए। 92 के वर्ल्ड कप में इंजमामुल हक ने सेमीफाइनल में इनिंग्स खेल दी 50 ओवर। हम तो T20 के आने से पहले से नहीं, हमारे यहाँ पर हम उसी मोड में थे। देखिए, आप पीछे जाने की, अगर आप नहीं जाना चाहते चले जाएं। क्या बैरी मैक्स, क्या इम्तियाज अहमद, क्या वकार, क्या सईद अहमद, ये उस जमाने की क्रिकेट खेलते थे। वर एग्रेसिव इन अटैक, सॉलिड इन डिफेंस। माजिद खान की टेस्ट मैच में सेंचुरी बिफोर लंच से पहले। अब देख ये सारी चीजें ऐसी हैं। एक तरफ अफरीदी है, दूसरी तरफ माजिद खान है, फिर जहीर अब्बास है। क्या शॉट मेकर थे। अगर मेरे ख्याल में आजकल जहीर होते हैं तो मेरे ख्याल में वो T20 के ऑटोमेटिक चॉइस होते जो उनके प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते थे। जावेद मियादाद का छक्का, हमने बेहतरीन शॉट मेकर पैदा किए हैं दुनिया में, और हम उसी वजह से हमारी कान बान और शान है। अच्छा, मैं बता दूं आपको, ठीक है, हमने 90s में और 2000 के बाद भी शुरू में को बड़े शानदार नताइज नहीं थी, लेकिन हमारी क्रिकेट की एक आन बान शान सच अब क्या हो गया? कोई खाना गलत खिला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? मतलब ये क्या हो रहा है कि खाद गलत डल रही है, यूरिया गलत डल रहा है, खाना गलत खिला रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग टू आवर क्रिकेट? ये समझते नहीं है क्रिकेट को, ये फैसले गलत करते हैं, गलत लोग गैंगअप। ऐसा तो नहीं है कि आइन के बगैर बोर्ड चल रहा है। हाफिज साहब जो ना, ये आप ये जो कह रहे हैं ये बताएंगे। गुलशन सवेरा, he is old head on young shoulder। ये बड़ी पुरानी चीज है, ये बड़ी पुरानी लोगों से उनसे कि अपनी उम्र बता देंगे, मतलब बताते हैं पुरानी बातें करते हैं। ओल्ड हेड है इनका। अब ये बात करते हैं, ये बड़े मजे भी लेते हैं, चीजें भी लेते हैं, क्योंकि ये बुजुर्गों के साथ उठते बैठते हैं। इम्तियाज साहब के साथ, नजर साहब, इनका ये एक शो कर रहा है, तो ही नोज थिंग्स। और फिर ये बीच में तड़का लगा देते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने ग्लोरियस पास्ट में चले जाते हैं। लेकिन जहाँ तक देखें, एक हमें चीज़ पर अभी जिक्र हो रहा था श्रीलंका टीम पर अटैक का, जो इंडिया दरअंदाजी। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि ये जो अभी बाबर आजम का जिक्र हुआ, इनके स्ट्राइक रेट का कल
भी आपको लगता है मसला? क्योंकि कल तो लो स्कोरिंग गेम था ना, तो फिनिश कर गए ना। नहीं, इस पे एंजॉय करते क्योंकि आपके प्रेशर ही कोई नहीं था, आपको एक हकीर सा टोटल आपने उसको अचीव करना था। ऐसे 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 करते हैं और ये कर सकते हैं। ये एक और है, ये मुझे लगता है हाफिज साहब ये बेउस्तादे हैं। हाँ। एक टर्म एक साहब बड़े पढ़े लिखे थे वो यूज करते थे, मैं कहते हैं क्या बात करते हैं। देखें अल्लामा इकबाल भी उस्ताद था, दाग देलवी भी था, मीर हसन भी थे, और एक कायद आज़म के भी जो आपको पता है उनकी भी बड़ी किताबें थी जिसमें वो लिखते हैं फ्लांस का ये किताब फ्लां ऑथर की है या नहीं है, फिर उनका इंस्टीट्यूशन का वो उनकी एक डायरेक्शन ज़रूर थी। हाँ, मुझे यूँ लगता है कि ये बड़ी कॉमन किस्म की चीज़ें हैं। जब शाहिद अफरीदी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था ना, तो वसीम अकरम आए मॉडल टाउन क्लब में, तो कहने लगे यार वो मुझे पता लगा वर्ल्ड रिकॉर्ड करके, यार वो अच्छा तो था लेकिन इतना अच्छा था मुझे पता ही नहीं था। तो ये ऐसे ऐसे इंडिजिनस हमारे निकल आते थे, कुछ छोटी सी क्रिकेट खेले हुए, और फिर वो ऐसे कारनामे करते थे, हमारा एक रोब दबदबा पैदा हो जाता था। हम जीतने की रेशो कम थी या ज़्यादा थी वो अलग बात थी, लेकिन अब आप ये देख लें, अब करना ये चाहिए साहब, अब हमें मैं एक बात कर रहा हूँ, अब करना ये है कि आप मीडियोकर्स तलाश करें। आपने देख लिया नेशनल T20 चैंपियनशिप, आपने देख लिया चैंपियंस ट्रॉफी, आप ये भी देख रहे हैं। राय साहब, अब हमने देखना है कि अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो इस PSL को कैसे देख रहे हैं। भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और राजा साहब और सवेरा आपको भी सलाम। वालेकुम सलाम। भट्टी साहब, ये राजा साहब को खासा अफसरदा हैं, इनको बहुत इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग में भी मैचेस कुछ उतने ज़्यादा दिलचस्प नहीं हो रहे, और पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं, ये एक तशवीशनाक चीज़ है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल हाफिज साहब, तशवीशनाक, न सिर्फ तशवीशनाक बल्कि इसके फ्यूचर से भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा अब उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, इसलिए कि हमारे जो शायकीन हैं, जो हमारे क्रिकेट देखने वाले हैं, लग रहा है कि उनकी नाराजगी अभी कम नहीं हो रही पाकिस्तानी प्लेयर्स से। पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर आज मुख्तलिफ टीवी कमर्शियल्स में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में उनकी तस्वीरें लगी हुई है, वो इसीलिए लगी हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट में वो अच्छा कर रहे थे। जब वो अच्छा नहीं कर रहे तो लोग भी उनको देखने के लिए ग्राउंड नहीं जा रहे। मैं आपको कराची का बताऊं कि कराची में जो 5 मैचेस हुए, मेरा ख्याल में बहुत ही, अगर मैं बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद बहुत ही गैर जानिबदार तबसरा करूं तो एक मैच में 10,000 लोग भी नहीं आए। 32-34 हजार का नेशनल स्टेडियम है, तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस थी उसका रिफ्लेक्शन हमें PSL में नजर आ रहा है। लोग पाकिस्तानी क्रिकेट से नाराज हैं। अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे, रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे, सलमान अली आगा को हमने कप्तान बनाया, वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि हमारी क्रिकेट जो है वो इस वक्त तनज़ुली का शिकार है। और हमने कमेटी तो अभी बना दी डोमेस्टिक क्रिकेट के रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन उस कमेटी में कौन लोग हैं? जो 2 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, वो वही लोग हैं जिनके बारे में बहुत बड़े बड़े हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो कहते रहे कि भाई इस क्रिकेट की तबाही में आकिब जावेद और वहाब रियाज का ही रोल था, और उनको हमने डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो कमेटी बनाई है कि जी वो इस्लाहात लाएगी डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब सीरियसली सोचना पड़ेगा कि PSL का ब्रांड भी खराब ना हो और पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरह दोबारा। लेकिन भट्टी साहब, वो बिलाल अफजल साहब का नाम सबसे उस फहरिस्त में पहले नंबर पर है, तो इसका मतलब ये उनसे तो हम बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं ना? दुल्हन वही जो पिया बन भाई। जहां आपने इंटरेस्ट की बात की है भट्टी साहब, जहां आपने टीम की परफॉर्मेंस की बात की है, वो परफॉर्मेंसेस आपको PSL में भी तो नहीं दिख रही ना। अगर ऐसा होता कि नेल बाइटिंग फिनिशेस होते, हाई स्कोरिंग मैचेस होते, हाई स्कोरिंग पे हाई स्कोरिंग चेजेस होती, शायद फिर कुछ और सब छोड़ के ये क्रिकेट एक एडवर्टाइजमेंट अपने लिए आप बन जाती। मगर इस वक्त क्रिकेट भी ऐसी नहीं हो रही जो कि अपने लिए खुद एडवर्टाइज कर सके, अपने आप को खुद मार्केट कर सके, तो मैचेस भी कोई इतने इंटरेस्टिंग नहीं हो रहे, और शायद उसके हिसाब से सोचना चाहिए। बिकॉज जिस तरह की पिचेस डिफरेंट वेन्यूज़ पे हमें दिख रही हैं, दोज आर नॉन T20 पिचेस जो कि PCB ने सामने रखी हैं इस दफ़ा खेलने के लिए। सवेरा और हाफिज इमरान साहब, मैं आपको एक कहानी बता दूं, शायद आपने ये पिछले दिनों कहानी सुनी हो।
कि नेशनल स्टेडियम ने जिन PSL के 5 मैचेस की मेजबानी की, उनमें से 3 मैचेस उस मट्टी से वो पिच बनाई गई जो रमीज राजा साहब ने अब से 2-2.5 साल पहले पर्थ से मंगवाई थी जी। सवेरा पर्थ तो आप तो देख के आएंगे, पर्थ में गेंद जो है वो सर के ऊपर से जाती है। वो मट्टी जब 7 समंदर पार पाकिस्तान पहुंची तो घुटनों से नीचे जा रही है। तो भाई ये कौन लोग हैं जो मेरा ख्याल में आगा जाहिद साहब इनसे बेहतर पिचेस बना रहे थे। तो हमें अपनी अदाओं पर गौर करना होगा कि हम अपनी क्रिकेट को कहां लेके जा रहे हैं। राजा साहब कहाँ लेकर जा रहे हैं क्रिकेट को हम अपनी? देखें, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, वो हॉर्टिकल्चरिस्ट भी है, वो मीट्रियोलॉजिस्ट भी है, वो जियोलॉजिस्ट भी है। इससे तो ये लग रहा है कि मिट्टी मंगवा रहे हैं बाहर से। लेकिन वो कह रहे हैं आगा साहब अच्छी पिचेस बना रहे थे, हमने टॉमी हैमिंग को ले आए हैं। देखिए, हैमिंग को ले आए, लेकिन वो जो एक पुराने क्रिकेटर ICC के क्या नाम है उनका, वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि ओके, उन्होंने कहा जी PCB आगा जाहिद को उसने कहा कि वेयर इज द जेंटलमैन हु इज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आगा। यस। उसने कहा आई शुडंट बी हियर, वो कॉम्पिटेंट आदमी है, उसको बुला लें आप। अब ये देखें, एक मेरिट तो प्रिवेल करना चाहिए था। क्या यहाँ पर एंडी एटकिंसन, मेरा ख्याल आप उनका जिक्र कर रहे होंगे। एटकिंसन तो मैंने उनको 2000 में पहले पता देखा था कि नरूबी जिमखाना में, पुराने आदमी थे। जी ICC के पिच कंसल्टेंट है। जी हाँ। अब माजिद भट्टी साहब, हमने एक डिस्कस किया हुआ। दूसरी एक और चीज़ है कि इट्स बेटर टू गो विद द ईवल यू नो रादर देन टू गो फॉर अ स्ट्रेंजर। अगर आप आगा जाहिद को जानते हैं, पता है कि वो इस काम में बकौल हाफिज इमरान आपके कि हर काम में वो जदे तूला रखते हैं जो पिच से रिलेटेड है, तो फिर उनको आप रीइंफोर्स कर लें, उनको कंसल्टेंट रख लें। एज इज नथिंग, उनके पास जो चीज है वो किसी और के पास नहीं है। हर शख्स से आगे क्या, हर शोबे में अपना बंदा चाहिए। टॉम, डिक एंड हैरी, ये बात तो स्पॉइल सिस्टम के तहत आओ है कि जो भी चेयरमैन है अपनी मर्जी के बेहतरीन बंदे लेके आए। जो कल्चर है दुनिया में, ये बेहतरीन ब्लू वाइट लेकर आते हैं। बिलाल अफजल, खुर्रम नियाजी बेहतरीन बंदे ही हैं। अच्छा, वैसे मैं खुर्रम नियाजी साहब के उस दिन एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने एक गो में इतने टूर्नामेंट्स के नाम गिनवा दिए और इतने मैचेस गिनवा दिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो एक इदारा है, यही तो उनकी महारत है जिस पे आप फिदा हैं। नहीं, वो आपकी, हम फिदा हैं उन पे, बड़े अल्लाह उनको और के दौरे को तवालत दे। लेकिन मुझे ये बताएं कि जितने खेड़े उन्होंने अपने ऊपर डाली हैं, ये 600-700 लोग जिसमें से आधे कंपिटेंट नहीं हैं, वो कैसे हमारे पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट को रन करेंगे? लसबेला में कैसे जाएंगे, मियाँ चन्नू में कैसे जाएंगे, वो लैया में कैसे जाएंगे? तो वहाँ के लोगों को इख्तियार दे दें, आप रीजन्स को, आप ख्वाजा नदीम अहमद को इख्तियार दे दें। कराची में बड़े खिदमतगार हैं जी, हम आपको ये फंडिंग करेंगे, आपका हेडक है, हमारा रोल पेरेंटल होगा और हम बनाएंगे पॉलिसी जो दुनिया अब जहान में वोट करते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं झूठी तसल्ली। भट्टी साहब, ये क्यों नहीं इख्तियारात देते कराची सिटी कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन को, क्वेटा को, बहावलपुर को, हैदराबाद को क्यों नहीं देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? हाफिज साहब, इख्तियारात मांग भी तो नहीं रहे ना। पहले एक आपके प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे सिराज इस्लाम बुखारी साहब की, कि बुखारी साहब के पास, मुझे याद है, पुराना सा ऑफिस होता था नेशनल स्टेडियम में, हर तरफ फाइलों पर और कुर्सियों पर मट्टी पड़ी होती थी, लेकिन बुखारी साहब के सामने एक पुराना टाइपराइटर पड़ा होता था। वो वहीं पर स्टोरी अपनी एक TCP को लेटर टाइप करते थे कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के लेटर हेड पर, और बराबर में उनके फैक्स पड़ा होता था, और PCB हेडक्वार्टर भेजने के बाद वो अखबारात को उसकी कॉपी भेज दिया करते थे। लेकिन आजकल वो लोग भी तो नहीं है जो इख्तियारात मांगे। लिहाजा खुर्रम नियाजी या दूसरे ब्यूरोक्रेट जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, और इख्तियारात जो हैं वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास चले गए। देखें, अच्छा भट्टी साहब कथा कलामी की माजरत चाहेंगे। इख्तियारात का आपने जिक्र किया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइज मालकान है, इनमें भी कुछ ना कुछ चल ज़रूर रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर अखबारात में आ रहा है। और हमें ज्वाइन किया इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की 2 मरतबा मुसलसल जीतने वाली टीम लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जनाब समीर राना साहब ने टेलीफोन लाइन पर। समीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप सब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। 2 चीज़ें ज़रा आप बयान फरमा दें। एक तो टीम की कारकर्दगी मजमूई तौर पर क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, और फिर क्या किस करवट बैठेगा ये ऊँट जब PSL के फ्रेंचाइज मालकान और PCB आमने सामने हैं? जी, परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली 5 मैचों में हम 2 जीते और 3 हारे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पहले 5 मैचेस जो होते हैं ये हमेशा एक आपके लिए
लर्निंग भी होती है, चैलेंज भी होता है, लेकिन जैसे टीम फाइट कर रही है मेरे लिए वो एक सेटिस्फैक्शन है। बिकॉज आप देखें कल भी जिस तरह हमारे ऊपर से बैट्समैन आउट हुए तो सिकंदर ने जो इनिंग्स खेली और फिर उसके बाद जो हमारे बॉलर्स ने जिस तरह से बैट किया, तो टीम स्पिरिट और फाइट की तो कमी नहीं है, बट रिजल्ट डिडंट गो इन आवर फेवर। मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले मैचों में अगर ये लड़के जो है इसी तरह अपनी बेस्ट एफर्ट्स करते रहे तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी आएंगे। दूसरा जो आपने बात की फ्रेंचाइज के मालिकान के हवाले से, आई थिंक ऑब्वियसली मैं तो पहले भी ये कह चुका हूँ कि इस वक्त हमें सबको PSL पे फोकस रखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए बहुत टाइम हमारे पास पड़ा है। इस वक्त टूर्नामेंट चल रहा है और अपने टूर्नामेंट को सपोर्ट करें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, PSL को सपोर्ट करें। बट समीन, वो तो ऑब्वियसली आपने पहले भी ये एक बात कही थी और वाकई टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कब आप कौन सी बात कर रहे हैं, और जिस वक्त हमें ये लगे कि पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी है तो एटलीस्ट हम अपनी उस प्रोडक्ट के पीछे ना पड़ें। बट लाहौर कलंदर्स की अगर मैं आपसे बात करूं, पहला ही मुकाबला लाहौर में लाहौर कलंदर्स का और लाहौर नहीं जीत सकी। एनीथिंग दैट यू वांट टू ब्रिंग अप के नहीं जी ये चीज़ गलत की और हम इसको सही करेंगे? आई थिंक हमने थोड़ा सा विकेट को मिसरीड किया, जो मेरी असेसमेंट है। लेकिन जब आप पहला मैच खेल रहे होते हैं वेन्यू पे तो बहुत सारी चीज़ें अननोन होती हैं आपको, और उसमें रिस्क होता है, समटाइम आप मिसरीड कर सकते हैं। इस दफ़ा कुछ हमारी किस्मत ऐसी रही है कि 4 में से 3 वेन्यू पे पहला मैच लाहौर ही खेला है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे लड़कों ने फाइट दिखाई, और दूसरे उससे बढ़ के अच्छी बात यह है कि हमारे पास वो बैलेंस अवेलेबल है जो हर तरह की कंडीशन को केटर कर सकता है। तो कल के मैच में हमें कुछ हमारी लर्निंग है जिसको इंशाल्लाह कल आने वाले मैच में हम एड्रेस करेंगे, और आप देखेंगे कि टीम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती नजर आएगी। आप अपने कैप्टन को बाहर से कंट्रोल करते हैं या खुद फैसले करते हैं? नहीं, हमारा तो फिलॉसफी हाफिज साहब ये है कि जब हम किसी को अथॉरिटी देते हैं तो हम उसको बैक करते हैं, हम कंट्रोल नहीं करते। ग्राउंड के अंदर शहीन कप्तान है और वो फुली एम्पावर्ड है अपने डिसीजन लेने के, और जिस तरह से वो बहादुरी के साथ डिसीजन लेते हैं उसके लिए आपका मैनेजमेंट का रोल होता है कि वो अपने प्लेयर्स को ना सिर्फ अच्छे रिजल्ट में बल्कि अगर रिजल्ट अच्छे नहीं भी आ रहे तो भी बैक करें, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि जब अच्छे रिजल्ट आए तो आप कहें कि हम बैक कर रहे हैं और जब रिजल्ट कहीं खराब हो जाए तो आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें। तो हमारा फिलॉसफी हमेशा से ये रही है पिछले 9 सालों से कि जो भी हमारा कैप्टन है उसके जो भी डिसीजन होते हैं हम पूरी तरह से ऑन करते हैं और उसको बैक करते हैं। बिल्कुल समीन, हमने जाना एक ब्रेक पर, मगर ब्रेक पे जाते हुए एक सवाल मैं जरूर आपके सामने पुट अप करके जाऊंगी। आसिफ अली को ओपन करवाने का फैसला किसका था मैं जरूर जानना चाहूंगी, बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक पर ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले समीन आपकी तरफ मैंने एक सवाल जो है वो पुट अप किया था। आसिफ अली को ओपनिंग करवाने का फैसला किसका था? हाँ नहीं, मैं आपका सवाल बिल्कुल मुनासिब और जायज़ सवाल है, लेकिन आसिफ भाई को जो ओपन करवाने का फैसला था उसके पीछे सोच ये थी कि हमें एग्रेसिव स्टार्ट चाहिए था, क्योंकि इन कंडीशन के अंदर ना पहले जो 6 ओवर्स हैं उसमें नया बॉल होता है, इट्स मोस्ट ईजीएस्ट प्लेस टू स्कोर रन, क्योंकि जैसे जैसे बॉल पुराना होता जाता है तो उसको हिटिंग करना मुश्किल होता है। तो आसिफ भाई का ये था कि एक तो हम ये चाह रहे थे कि उनसे क्विक फायर हमें रन्स मिल सके, टीम को अच्छा स्टार्ट मिल सके। दूसरा फ़खर के ऊपर जो हमारी ऑलवेज रिलायंस होती है कि वो क्विक स्टार्ट देंगे, उनको थोड़ा सा ब्रीदर मिल सके। लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी और इसका फैसला जो है वो किसी एक इंडिविजुअल ने नहीं किया था, हम सारों ने मिलकर ये फैसला किया था और उसमें प्लेयर्स की भी कंसेंट होती है, प्लस हमने इसके लिए प्रेपरेशन भी की थी। अब वो पे ऑफ नहीं किया तो इट लुक्स के जी वो ऐसे जैसे हैपेंस लग रहा है, बट ऐसा नहीं था। हम कैंप के स्टार्ट से ही हम आसिफ के साथ इसी बात पे काम कर रहे थे। इवन मुल्तान में भी हमारी जितनी प्रैक्टिस थी उनको नए बॉल से ही प्रैक्टिस करवाई थी। बट क्रिकेट में आप देखें एक आउट भी हो जाता है और बाज़ दफ़ा रन भी हो जाए। अगर वो रन हो जाए तो वो डिसीजन आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आउट हो जाए तो फिर लगता है कि शायद इसके पीछे कोई थॉट ही नहीं था। ठीक है भट्टी साहब, आप किस तरीके से देखते हैं लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस को और बिलखुसूस जो दूसरी टीम है मुल्तान सुल्तान्स, इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस को? देखिए, लाहौर कलंदर्स तो मेरे ख्याल में अभी भी टूर्नामेंट में बहुत कुछ उनका बाकी है और
एक बैलेंस टीम है। लेकिन मुल्तान सुल्तान जो है वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रही है। मेरे ख्याल में शायद मोहम्मद रिजवान की जो अपनी परफॉर्मेंस है उसकी वजह से वो खुद फ्रंट से लीड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन समीन भाई की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मेरा भी उनसे ये सवाल है कि आज 5 टीमों ने तो 5-5 मैच खेल लिए हैं, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अभी 3 मैच खेले। कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का अभी एक मैच भी आपस में नहीं हुआ। ये टूर्नामेंट की जो शेड्यूलिंग की गई है इस पे क्या फ्रेंचाइज ओनर्स इत्तेफाक कर रहे थे? दूसरा, एक जो अली तरीन ने अभी एक बहस छेड़ दी है कि हम तो रीबिडिंग में नहीं जाएंगे, तो समीन भाई आप अभी कह रहे थे कि इस वक्त हमारा फोकस टूर्नामेंट पे है। मेरी तो इत्तलात है कि ज्यादातर टीमें जो है वो रीबिडिंग में नहीं जाना चाहती। क्या इसी तरह ही है? ये मेरे 2 सवालात है। जी माजिद भाई, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। जी देखें, जहां तक आपने पहले बात की स्केजुलिंग की, तो स्केजुलिंग जो है वो एक काफी पेनफुल प्रोसेस है हमारे यहाँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हर इंसान चाहता है कि उसको उसकी मर्जी मुताबिक स्केजुल मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा, फिर लॉजिस्टिक चैलेंज होते हैं। हमारे पास 2 किट्स हैं प्रोडक्शन की, उनको कराची में रखना है, मुल्तान कराची पहले करना है, पिंडी कराची पहले करना है, लाहौर कराची पहले करना है। ये सारे डिसीजन पीसीबी लेता है। पीसीबी की कोशिश है कि वो सारे को ऑन बोर्ड करे, लेकिन जब आप इंडिविजुअल फ्रेंचाइज के हवाले से देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंप्रोमाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो हमारा जो 4 वेन्यूज है उसमें 3 वेन्यूज पे पहला मैच हमारा है, विच इज प्रॉब्ली अ डिसएडवांटेज, क्योंकि आप अननोन कंडीशन में पहली दफा खेल रहे हैं। अब जो दूसरी टीमें दूसरा मैच खेलेंगी उनको पता है कि कल रात को क्या हुआ, तो कहीं ना कोई कंप्रोमाइज हो रहा होता है। लेकिन उसके पीछे कोशिश ये होती है कि बैक टू बैक मैचेस कम से कम रखे जाएं, ट्रैवल कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा वेन्यूज पे मैचेस करवाए जा सकें। तो ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जिसमें हमेशा ही कोई ना कोई नाराज जरूर होता है। मेरा तो जाती ख्याल है कि स्केजुलिंग को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हम लास्ट मिनट पे जाके चीजों को करते हैं, अगेन वही बात करूंगा कि पीएसएल की कोई डेडिकेटेड टीम नहीं है, डेडिकेटेड एंटिटी नहीं है, जो अली ने भी बातें की हैं, बट अगेन मैं उस पर ज्यादा डीप डाइव नहीं करना चाहता, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता इस स्टेज पे, क्योंकि हमारा टूर्नामेंट चल रहा है। बट ये वो चीजें हैं जो सॉल्व हो सकती हैं और इसको हम मुशावरत से कर सकते हैं। दूसरी बात आपने की फ्रेंचाइज के हवाले से, देखिए हम 6 के 6 फ्रेंचाइजी जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिख के दिया है कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं अगले 10 साल के लिए। अब वो रीबिडिंग में जाना है या नहीं जाना, ये फैसला हर इंडिविजुअल फ्रेंचाइज का है। अगर कोई कहता है कि जी मैंने 10 साल के लिए कंटिन्यू करना है और उसके बाद अपना माइंड चेंज कर लेता है, तो ये उसका हक है। लेकिन फिर पीसीबी ने फैसला करना है कि किस तरह से पीएसएल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे मकसद एक इंडिविजुअल फ्रेंचाइज को या 2 फ्रेंचाइज को फायदा पहुंचाना नहीं होना चाहिए। इसका मकसद होना चाहिए कि हम पीएसएल को बड़ा कैसे कर सकते हैं। अगर आपने या हमने फॉर एग्जांपल $2.5 मिलियन की बिड करके फ्रेंचाइज उठाई थी, तो हम अबव 18 है ना, हमने सोच समझ के उठाई थी। आप आगे चल के मुझे ख्याल आता है कि जी मैंने गलत काम कर लिया, तो मेरा राइट है, मैं छोड़ दूं। लेकिन फिर पीसीबी को ये देखना पड़ेगा कि मेरे छोड़ने से या मेरे इस तरह की हरकत करने से किस तरह से पीएसएल को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि हम पीएसएल को बड़े से बड़ा करें, पीएसएल को गिरने ना दें, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का, ना सिर्फ क्रिकेटर्स का बल्कि दूसरे लोगों का भी बहुत सारा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। समीन साहब कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, अगर अली तरीन या कोई भी फ्रेंचाइज मालिक ये कहता है कि मैं रीबिडिंग में जाना चाहता हूँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर सिर्फ एक टीम की रीबिडिंग कराएगा? देखिए ये बात तो पीसीबी को देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप रीबिडिंग एक को अलाउ करते हैं तो फिर शायद दूसरे भी जाना चाहें। अगर वो दूसरे भी जाना चाहते हैं तो रीबिडिंग में आपकी प्राइसेस जो है वो अगर नीचे आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल लाहौर की रीबिडिंग होती है और उसकी प्राइस नीचे आ जाती है किसी भी वजह से, तो उसे लीग का तो फायदा नहीं होने वाला, उससे तो लीग को डैमेज ही होगा। तो मैं तो समझता हूँ कि पीएसएल को, पीसीबी को ये देखना पड़ेगा कि जो भी एक्शन ले रहे हैं हम लोग भी और पीसीबी वाले भी,
उसका फायदा पीएसएल को कैसे हो सकता है? हाँ, अगर रीबिडिंग से पीएसएल को फायदा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी को फोर्स कर सके कि आप रीबिडिंग करें, और कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी चीज ये भी नहीं है कि किसी को फ्रेंचाइज छोड़ने, अगर वो छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है। रीबिडिंग का मतलब यह है कि आप फ्रेंचाइज छोड़ रहे हैं, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक हम सब ने लिख के दिया है कि हम फ्रेंचाइज कंटिन्यू कर रहे हैं। भट्टी साहब कंटिन्यू कर, भट्टी साहब अगर 7वीं और 8वीं टीम आती है, अगर आती है, तो क्या उस वक्त तक चेयरमैन मोहसिन नकवी होंगे या कुछ तब्दीली होगी? ये बात नकवी साहब को खुद नहीं पता, भट्टी साहब को भट्टी साहब को पता है, भट्टी साहब को पता है, भट्टी साहब को पता है। ये तो मेरे ख्याल में लाहौर से अगर आप कोई 200-250 किलोमीटर आगे चले जाए तो वहां के लोगों को ज्यादा पता है। हम तो आपसे 1100 किलोमीटर पीछे बैठे, हमें नहीं पता। लेकिन मेरा हाफिज साहब समीन भाई से एक और सवाल है जी, कि क्या अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर 25% इजाफी देंगे? देखिए माजिद भाई, ये बात मैं पिछले 8 साल से मुतअद्दिद चेयरमैनों को कह चुका हूँ। मैंने समा टीवी के प्रोग्राम में भी हाफिज साहब को और सवेरा को ये बात कही थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज है एक 11वें साल में 25% या मार्केट वैल्यू, वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की और पीएसएल की स्पिरिट के खिलाफ है। अच्छा। जब मानी साहब का टाइम था, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी उनसे बहुत इस बारे में डिस्कशंस हुई और मानी साहब ने ये बात एग्री की थी कि ये क्लॉज जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव है पीएसएल की ग्रोथ के लिए। क्योंकि वो क्लॉज क्या कहती है? वो क्लॉज ये कहती है कि अगर आपने ब्रांड बनाया, अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को प्लेयर दिए, आपने सारा साल काम किया, तो आपका ब्रांड बन गया। जब ब्रांड बना और तो उसकी वैल्यू ऊपर गई, अगर आपकी वैल्यू ऊपर गई तो हम आपको पिनलाइज करेंगे और आपकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी फीस में ऐड कर देंगे। अगर आपने कुछ ना किया तो हम सिंपल 25% ऐड कर देंगे। ये दोनों क्लॉजेज जो हैं ये मेरे ख्याल में पीएसएल के लिए डैमेजिंग है। मानी साहब ने इस बात को माना, उन्होंने इसी वजह से एक जज अपॉइंट किया। उस जज की ने एक, हमने सारों ने उसको अपना डाटा दिया, अपने नंबर दिए, अपनी वर्किंग दी। उस जज ने पूरा इसको रिव्यू किया और उस जज ने रिपोर्ट पीसीबी को सबमिट करा दी। उस दिनों में फिर मानी साहब चेंज हो गए। मानी साहब चेंज हुए तो रमीज राजा साहब आ गए। फिर हमने जब रिपोर्ट मांगी तो हमें कहा गया कि वो रिपोर्ट सिर्फ हमारे लिए, हम आपको नहीं दे सकते। अब मुझे नहीं पता कि वो जज ने क्या लिखा था उस रिपोर्ट में, बट मेरे ख्याल में जो डाटा हमारे पास है उसके मुताबिक पीएसएल का फाइनेंशियल मॉडल जो है वो इस कंडीशन में वर्क नहीं कर सकता। इस क्लॉजेस के साथ पीएसएल बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये अब अरबाब इख्तियार के ऊपर है कि वो इसको देखिए। हमने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया है तो उसकी जो भी क्लॉज है वो हमारे पे बाइंडिंग है, हम उससे निकल तो नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि छोड़ दें, वो आपका ऑलवेज राइट है। लेकिन अगर पीएसएल को बड़ा करना है आपने, तो आपको ऐसी चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। अदरवाइज यही होता रहेगा जो आप पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं। बिल्कुल, पीएसएल को बड़ा करना है, पीएसएल को बेहतर करना है, तो ऑब्वियसली 10 साल गुजर गए हैं और अब तक अगर उसके फ्लॉज को एड्रेस नहीं किया गया तो बहुत ज़रूरी है कि उनको एड्रेस किया जाए और अमेंड किया जाए। जहाँ तक आपने स्केड्यूलिंग की बात की समीन, वाकई स्केड्यूलिंग एक टफ चीज़ ज़रूर होती है, बट बार बार आप लोग भी ये रिक्वेस्ट करते रहे हैं, शायद हमें भी ये सबको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि पीएसएल बॉडी बिल्कुल एक डिफरेंट एंटिटी होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक शाख ज़रूर हो, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरा सेटअप उसको सुपरवाइज ना करे और पीएसएल एक डिफरेंट एंटिटी हो, एक डिफरेंट तरीके से काम करे एज एन इंडिविजुअल एंटिटी। बिकॉज राजा साहब, जब हम बात करते हैं पीएसएल की, सो पीएसएल इज़ आवर ब्रांड। बड़ी मेहनत से शुरू हुई, यूएई से हमने शुरुआत की, मुश्किल से बेबी स्टेप्स करते करते हम पाकिस्तान लेकर आए। सब सारे फ्रेंचाइज ओनर्स, हैट्स ऑफ टू देम कि ये लोग साथ रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, दो कि इनको ब्रेक इवन हुए या लॉसेस हुए या इवेंचुअली प्रॉफिट्स हुए। उसके बावजूद भी अगर आप प्रॉपर स्केड्यूलिंग नहीं कर सकते, अगर आप टीम्स को प्रॉपरली फैसिलिटेट नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 10 साल बाद भी अगर इनके पास ये टीम्स किराए पे हैं तो ये 100% कैसे देंगे उस टीम के लिए। एक जो क्रिकेट बोर्ड में कल्चर है ना, क्रिकेट बोर्ड जो है वो सेठ लोगों की कदर नहीं करता। जो बैंकों के सीईओज और ओनर्स का उन्होंने हशर किया, बशमूल फॉर्मर कैप्टन ने,
ये आप अपने नेबरिंग मुल्कों में जो हैं बनिए उनको देख लें कि वो किस तरीके से आओ भगत करते हैं, किस तरीके से उनको एम्पलीफाई करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द मैचेस और नॉट मैचेस एट द BCCI लेवल भी वो उनको ऑनर करते हैं। दे आर पार्ट ऑफ देयर कल्चर, आइदर इट्स यू नो फिल्म डोम है या कोई और है। अब यहाँ पर समीन साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे था ना कि बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, अली तरीन साहब की वजह से उनके घर की बर्बादी के आसार भी आपने देख लिए। तो अब यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि ये जो एक आर्टिकुलेशन है इन टर्म्स ऑफ PSL की जो मैनेजमेंट है, इनको इनसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि जो हिस्ट्री में वहाँ पे जो CEO बैठा हुआ ना वो एक सेठ की उस लेवल पर नहीं आ सकता। बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए राजा साहब, और जो है सीखने की कोशिश भी करेंगे बिकॉज वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। बट थैंक यू लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। भट्टी साहब थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त खत्म हो चुका है एंड लेट्स सी हाउ कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर प्लेस टुडे। आई होप एक इंटरेस्टिंग मैच हो। सवीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।